गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में एक और वीडियो लेके आए हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ये हमारी पीरियोडिक टेबल की लास्ट वीडियो होगी। हमने आपको पहले दो वीडियोस में समझाया था कैसे अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हुए थे। फिर जो है दूसरी वीडियो में हमने आपको मेंडलीव्स के बारे में समझाया था, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाया था, जिसमें उन्होंने काफी सारे गैप भी छोड़े थे कि फर्दर और एलिमेंट्स आ जाएं। और अब इस वीडियो में हम आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाएंगे, जो कि हमारी हेनरी मोसले के द्वारा बनाई गई थी। हम आपको समझाएंगे कि कैसे इस टेबल में कितने जो है एलिमेंट्स को फिट करा गया था, कौन से इसमें ग्रुप थे, उन ग्रुप्स के नाम क्या थे, इस टेबल को कैसे जो है चार ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था, उन ब्लॉक्स के क्या नाम थे, उनका क्या सिग्निफिकेंस था, कैसे इसमें प्रॉपर्टीज अरेंज होती है, मतलब सब कुछ डिटेल में समझाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बड़ी ध्यान से आखिरी तक देखें। तो सबसे पहले थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं अब तक जो है कैसे कैसे एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट्स हुए थे। सबसे पहले तो हमारा लावोइत्जर के द्वारा किया गया था, एंटोइनो लावोइत्जर के द्वारा, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। उन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। बहुत ही सिंपल सा अटेम्प्ट किया था उन्होंने, ज़्यादा डिटेल में गए नहीं थे, सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग कर दिया था उन्होंने, ठीक है ना। फिर उनके बाद हमारे डाल्टन का आता है। डाल्टन ने एटॉमिक मास पे थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया था, इतना इनसिग्निफिकेंट था कि उनको गिनते भी नहीं है हम। वैसे तो डाल्टन ने हमारी एटॉमिक थ्योरी भी डेवलप करी थी। डाल्टन को जो फेमस है वो एटॉमिक थ्योरी के लिए फेमस है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आए आपको कि डाल्टन ने क्या आविष्कार किया था, डाल्टन ने किस पे रिसर्च करी थी, तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी पे की थी। उन्होंने जो है क्लासिफिकेशन में भी अपना योगदान दिया था, पर वो इतना कोई सिग्निफिकेंट योगदान नहीं था, ठीक है। ये तो हमारे अर्ली अटेम्प्ट की बात हो गई। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स आते हैं। न्यूलैंड्स अपनी जो है टेबल्स बना के देते हैं, ठीक है ना। ऐसे वैसे न्यूलैंड से पहले हमारे जो है ट्राइड्स बनते हैं डॉबिनियर्स के। डॉबिनियर्स ने ट्राइड्स बनाए थे, यानी कि तीन तीन के ग्रुप में जो है एलिमेंट्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया था। उन्होंने तीन ट्राइड्स बनाए थे और एटॉमिक मास के आधार पर बनाया था। उन्होंने बोला था कि इन तीनों एलिमेंट्स के जो एक प्रॉपर्टीज भी सेम दिखाएंगे और इनका जो एवरेज होगा वो बीच वाले के बराबर होगा। यानी कि अगर हमारे तीन एलिमेंट्स होते हैं तो पहले और तीसरे का जो एवरेज होगा, एटॉमिक मास का एवरेज, वो हमारे दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारे डॉबिनियर के ट्राइड्स थे। उन्होंने तीन ट्राइड्स बनाए थे। उनके जाने के बाद फिर दो ट्राइड्स और बने थे बाकी साइंटिस्टों ने, तो टोटल हमारे 5 ट्राइड्स हो जाते हैं, ठीक है। पर जो ओरिजिनल ट्राइड्स थे वो सिर्फ तीन ही ट्राइड्स हमारे थे, जिनमें से एक तो हमारा जो है एल्केली मेटल्स का ट्राइड्स आता है, दूसरा एल्केली अर्थ मेटल्स का ट्राइड्स आता है हमारा, और फिर हाइड्रोजन का ट्राइड्स आता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ऑक्सीजन के ट्राइड्स भी बन गए थे, और हमारा और आयरन मेटलिक ट्राइड भी बन गया था, पर वो बात अलग है। और उनके बाद फिर हमारे न्यूलैंड्स आते हैं। न्यूलैंड्स ने फिर म्यूजिकल नोट्स के आधार पे जो अपनी थ्योरी बनाई थी। वैसे तो उन्होंने तो सिर्फ म्यूजिकल नोट्स के आधार पे सोचा था कि जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा होता है, उस आधार पे जो है उन्होंने अपनी एक टेबल बना दी थी। उन्होंने कहा था कि और कोई एलिमेंट फिट नहीं हो सकता है। उस समय जो है न्यूलैंड्स को ये ज्ञान नहीं था कि वो बोल तो सही रहे हैं, पर ये सारे गामा पाधानीसा के आधार पे नहीं हो रहा है, ये हो रहा है इलेक्ट्रोवैलेंसी के आधार पे, कि हमारे जो एटम है उसकी आखिरी की सेल में कितने एलिमेंट, कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो एटम होता है उसकी आखिरी की सेल में सिर्फ जो है मैक्सिमम एट मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं आखिरी आखिरी की जो सेल है उसको भरने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन डाल लो, दो डाल लो, तीन डाल लो, चार डाल लो, पाँच, छः, सात या आठ, यानी कि 8 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। यानी कि और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन, जितने भी एटम्स होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन्स होता है आखिरी की सेल में, वो सबके सब एक टाइप की जो है प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। जितने भी एलिमेंट होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो सेम टाइप की जो है प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। जिनकी वैलेंसी 3 होती है वो सेम टाइप की दिखाते हैं। जिनकी 8 होती है वो तो हमारे होते ही जो है नोबल गैसेस बन जाते हैं, अपना ऑक्टेव पूरा कर लेते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे ही पर ये बात उन्हें नहीं पता थी, हमारे न्यूलैंड्स को, जॉन न्यूलैंड को ये जानकारी नहीं थी कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने तो बस ये देख लिया था कि हर 7 के बाद जो 8वां आ रहा है वो रिपीट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 7 ग्रुप क्यों करे थे
क्योंकि उस समय जो है नोबल गैसेस का ज्ञान नहीं था। जो हमारे आखिरी की 8 वैलेंसी वाले एटम्स होते हैं, जिनमें जो है आखिरी के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका ज्ञान नहीं था। जैसे कि हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन और जो हमारे रेडॉन, इन सब का ज्ञान नहीं था उस समय में। इसलिए उन्होंने सिर्फ़ 7 ही ग्रुप बनाए थे। पर उनका सिद्धांत अगर हम देखें बाद में जाके, उन्हें उस समय ज्ञान नहीं था ये, पर बाद में जाके अगर हम देखें तो उन्होंने जो 7 का जो इनका सिद्धांत बैठ रहा था, वो वैलेंसी के आधार पे बैठ रहा था। उनकी जो गणना थी, उनकी जो कैलकुलेशंस थी, वो सही क्यों बैठ रही थी? क्योंकि वो वैलेंसी के हिसाब से सही बैठ रही थी, ठीक है? पर उन्होंने जो बनाया था वो एटॉमिक मास के आधार पे ही बनाया था। उसके बाद न्यूलैंड्स के बाद मेंडलीव्स आते हैं। मेंडलीव्स भी जो है एटॉमिक मास के आधार पे ही बनाते हैं। पर मेंडलीव्स को ज्ञात होता है कि जितने आज एलिमेंट्स पता है हमें दुनिया में, उससे ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जो टेबल थी उसमें काफ़ी सारे जो है गैप छोड़ दिए थे, ठीक है ना? और जो उनकी टेबल्स थी उसमें जो है हमारे 8 ग्रुप्स थे और 7 जो है पीरियड्स थे। ठीक है? ये बात आपको याद करनी ज़रूरी है, याद रखनी ज़रूरी है। हमारे जो न्यूलैंड्स थे, उसमें जो है उनके 7 ग्रुप्स थे, क्योंकि उस समय जो है हमें नोबल गैसेस का नहीं पता था। फिर मेंडलीव्स आते हैं, इनके में 8 ग्रुप्स होते हैं, पर इनमें भी ये अपने ग्रुप्स में कोई अपनी टेबल में कोई भी नोबल गैस को इंक्लूड नहीं करते हैं। सिर्फ मॉडर्न टेबल ही है, सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है, जिसमें हमारी जो है नोबल गैसेस फिट होती हैं, ठीक है ना? जिसमें जब तक जो है नोबल गैसेस का इन्वेंशन हो जाता है और उसको फिट करा जाता है, ठीक है? तो और अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो इसमें 18 जो ग्रुप्स होंगे, ठीक है ना? 18 ग्रुप्स होंगे, मतलब वैसे तो ये हमें पता ही है कि हर जो है जितनी वैलेंसी जो आखिरी की सेल होती है उसमें जितनी वैलेंसी होती है, उसी आधार पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिफ़र कर जाती हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज़ करने के लिए 18 ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है ना? और जो है 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स, जो ठीक है ना? जो हमारे मेंडलीव्स थे, जिनकी टेबल को सबसे सक्सेसफुल माना जाता है आफ्टर ऑफ कोर्स हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, तो उसमें जो है हमारे 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें 18 ग्रुप्स हैं और जो है 7 पीरियड्स हैं, ठीक है? और ये जो मॉडर्न टेबल है किसने बनाई है? ये हेनरी मोज़ले के द्वारा 1915 में बनाई गई है। हेनरी मोज़ेले के द्वारा 1913 में बनाई गई थी ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन्होंने ये सबसे पहले अरेंज करे थे एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, ये उन्होंने जो है ढूँढा था, उन्होंने ये मेथड्स अपनाया था, ठीक है? और इसमें जो है हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 जो है पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स क्या मतलब कि जैसे कि ये जो हम रोज़ हैं वो 7 है, उन रोज़ को हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है ना? जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें रोज़ को पीरियड्स बोला जाता है। जैसे कि पहले पीरियड में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पहले पीरियड में। दूसरे पीरियड में बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 आ रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है? और हमारे जो है इसमें भी 8 आ रहे हैं और हमारे तीसरे में भी 8 आ रहे हैं। उसके बाद ही हमारे बाकी के बचे हुए पीरियड्स में 18-18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना? और जो ग्रुप्स कौन से हैं? ये हमारा पहला ग्रुप हो जाता है, ये हमारा दूसरा ग्रुप हो जाता है, ठीक है? ये हमारा तीसरा ग्रुप हो जाता है, ये चौथा, ऐसे ही ये हमारा यहाँ पे जो है 13वां ग्रुप हो जाता है, 13th ग्रुप, फिर 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है ना? इसी रो में जो है ग्रुप्स बनाए गए हैं, उसी ग्रुप ही के आधार पे बनाया गया है और इनका मानना था कि मैंने जो ग्रुप में अरेंजमेंट करी है, हर ग्रुप के एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, ठीक है? जैसे कि पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना? ये सब के सब जो है सेम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे हमारे। क्यों? क्योंकि अगर आप वैसे देखोगे भी, तो आप पाओगे कि इनके हर जो भी ये एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप में, इनकी जो है वैलेंसी सेम होगी, ठीक है? अगर आपको कोई डाउट है तो हम एक बार जो है करके देख लेते हैं। जैसे कि पहले ही हम जो है ग्रुप उठाते हैं और उसकी वैलेंसी निकाल के देखते हैं। हाइड्रोजन, इसके आखिरी की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 होंगे, क्योंकि इसमें है ही 1। फिर हमारा लिथियम, लिथियम की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी पहली सेल में तो 2 भर जाएँगे, ठीक है ना? और फिर तीसरी सेल में हमारा 1 रह जाएगा, ठीक है? जो हमारी दूसरी सेल है उसमें 1 रह जाएगा, तो फिर इसकी भी
इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 1, ठीक है। लिथियम को भी हम जो 2 1 लिख सकते हैं। फिर सोडियम देखते हैं। सोडियम में 11 है, तो पहले 2 भरा जाएगा, उसके बाद फिर हम दूसरे में 8 भर देंगे, क्योंकि जो ये दूसरी सेल होती है हम उसमें मैक्सिमम 8 ही भर सकते हैं। 2n² का जो नियम आपको पहले हमने बता रखा है उसके हिसाब से 2 टू द 4 4 टू द 8, तो दूसरी वाली में हम सिर्फ 8 भर सकते हैं। बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन जो तीसरी सेल में आ जाएगा, यानी कि इसकी भी आखिरी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। फिर अगर आप पोटेशियम देखें, इसका जो है नंबर 19 है, ठीक है। इसका नंबर 19 है, तो इसको कैसे बनेंगे, पहले 2 फिर 8, ठीक है, तो 10 हो गए, 9 बचे हमारे पास, तो इसको फिर से 8 लिखेंगे और फिर 1। हमने तीसरी बार 8 क्यों लिखा है, क्योंकि एक नियम है हमारे पास कि जो आखिरी की सेल होती है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने कई बार आपको बता रखा है कि जो आखिरी की सेल होती है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर 8 से ज़्यादा हो गए तो उनको अगली सेल में भेज दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि और अगर हम फिर ठीक है, तो उसको अगली में भेज दिया जाता है। अब इसी लाइन में अगर हम 37 देखेंगे, तो वो भी ऐसे ही होगा, आखिरी में जो है हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन्स आएगा। दूसरी तरफ अगर हम जो है 16 वाली ग्रुप को ही उठा लेते हैं, तो भी उसमें भी हमें सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन को उठाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है 2 और 6, ठीक है, 2 और 6 आखिरी की जो है हमारे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हम अगला 16वें नंबर का इलेक्ट्रॉन उठाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें 2 8 यानी कि 10, फिर बचे 6, तो ये 6, तो इसमें भी आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो 16वां ग्रुप है इसकी सभी एलिमेंट्स में आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन सभी की जो वैलेंसी होगी वो 6 होगी। आखिरी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंसी भी बोलते हैं हम, ठीक है ना। जैसे कि जो हमारे आखिरी के जितनी भी एलिमेंट्स होंगे सब में जो है 6 वैलेंसी होगी। और अगर हम जो है हम जीरो ग्रुप को उठाते हैं या फिर हमारी जो नोबल गैसेस हैं उनको उठाते हैं, तो इनमें भी सेम जो है हमारी वैलेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि 0 वैलेंसी। अगर हम हीलियम को उठाते हैं तो इसमें 2 होगा, और पहली जो सेल में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, तो ये अपने आप को कंप्लीट कर देता है, ठीक है ना। ये अपने आप को कंप्लीट कर देता है। और फिर हम क्या बोलेंगे इसके अंदर कितनी वैलेंसी है, इसमें 0 वैलेंसी है, यानी कि इसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स लेने की, इलेक्ट्रॉन्स देने की या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की, वो 0 है। ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकती है हीलियम, तो इसको बोलते हैं इसकी वैलेंसी 0 है। और दूसरी तरफ अगर हम नियॉन को देखते हैं, 10 है जिसका नंबर, तो 2 और 8 यानी कि आखिरी में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसकी भी वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि इसने अपनी जो है पूरा ऑक्टेव कंप्लीट कर लिया है। अब इसको ना ही कोई लेने की इच्छा है किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा है। ये अपने आप में कंप्लीट हो गई है नियॉन, इसलिए इसकी जो वैलेंसी बोलेंगे वो 0 होगी। ऐसे ही अगर हम आर्गन का देखते हैं, तो पहले 2 8 8 से बढ़ गया 10, फिर हमारे फिर से 8, ठीक है ना। 2 8 और 8 यानी कि 18 जो हमारे आर्गन का एटॉमिक नंबर है वो 18 है। तो हम देखते हैं कि इसमें भी आखिर में 8 हो जाती है, इसकी भी जो है ऑक्टेव पूरा हो जाता है और इसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। जितनी भी नियॉन गैस है सबकी जो वैलेंसी हमारी 0 ही होगी, ठीक है। तो ये तो हमारे 18 ग्रुप्स हो गए, हर ग्रुप का जो भी एलिमेंट है सब जो है सेम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे हमारे, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ होंगे ये तो 18 ग्रुप्स हो गए हमारे, ये बीच में अलग से टेबल क्या दी हुई है, क्या ये अलग से ग्रुप्स नहीं हो गए? नहीं, ये अपने आप में अलग से ग्रुप नहीं है, एक्चुअल में ये यहीं पे एडजस्टमेंट होती है, ठीक है ना। जो हमारा 57 वाला है, इसके बाद इसको टेबल को ना बड़ा करते हुए इनको जितने भी हमारे अलग से दिए हुए हैं 14 एलिमेंट्स, इन सब के सब जो है एल जितने जो हमारा 57 वाला एलिमेंट है उसकी जैसी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ठीक है ना। लेंथेनियम जैसी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं हमारी पहली लाइन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और जो हमारी दूसरी लाइन में एलिमेंट्स होंगे जिसमें हमारा ये थोरियम आता है, यूरेनियम आता है, ये सब के सब जो है हमारे 89 वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, ठीक है। जो 90 वाला होता है जो हम जानते हैं कि थोरियम होता है, 92 हमारा यूरेनियम का नंबर है। कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद करने जरूरी हैं। कुछ जो स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, एक तो आपको टॉप 20 के जो है याद करने जरूरी हैं,
ठीक है ना? जो एटॉमिक नंबर हैं, टॉप 20 के तो आपको याद करने ज़रूरी हैं और उसके साथ कुछ स्पेशल एलिमेंट्स की भी आपको याद करने ज़रूरी होते हैं। एग्ज़ाम में घुमा-फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है। कुछ अजीब डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कभी भी आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। कुछ घुमा-फिरा के आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोल दी जाएगी। कैलकुलेशन तो आसान होगी, पर आपको जो है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो अगर अच्छा और अब हम बात करें कि इनको बोलते क्या हैं? हर एक ग्रुप का एक नाम दिया गया है, ठीक है? जैसे कि हमारा पहला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 इसको बोलते हैं एल्कली मेटल ग्रुप, ठीक है? एल्कली मेटल ग्रुप और जो हमारा ग्रुप 2 है उसको एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप कहते हैं। जो हमारा दूसरा ग्रुप है इसको एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप बोलते हैं। हमने देखा था कि जो हमारे ट्राइड्स बने थे उसमें भी एक एल्कली ग्रुप देखने को मिला था हमें, एक एल्कली अर्थ ग्रुप देखने को मिला था, एक ऑक्सीजन का ग्रुप देखने को मिला था, एक हमें जो है हाइड्रोजन ग्रुप देखने को मिला था। उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम था, ठीक है ना? उसमें भी ये इन्हीं में से ट्राइब्स ढूँढे गए थे, इन्हीं में से ट्राइब्स ढूँढे गए थे और इसमें जो है इसमें तो पूरी डिटेल में टेबल बना दी गई है, ठीक है? तो इसमें तो सेम देखने को हमें मिलना ही था। हम देखेंगे कि जो टेबल है, ये हमारी जो फाइनली मॉडर्न टेबल बनी है, ये पुरानी सभी टेबल से थोड़ा बहुत जो है उनको वैलिडेट करती है। उनकी जितनी भी थ्योरीज़ थी, उनको उनसे कुछ मिलता-जुलता इसमें आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। उनको वैलिडेट करते हुए आपको ये वाली हमारी मॉडर्न टेबल देखने को मिलेगी, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा एल्कली ग्रुप कहलाता है, दूसरे ग्रुप को हम एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप कहते हैं। पहला एल्कली ग्रुप, दूसरा एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप और उसके बाद जो हमारे 3 से लेके 12 तक आते हैं, जो हमारे 3 ग्रुप थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, इन सबको हम कहते हैं, इन सभी ग्रुप्स को हम ट्रांजिशन ग्रुप कहते हैं, ठीक है? इन सबको कहते हैं कि ट्रांजिशन ग्रुप है। हम इधर से उधर जाने के लिए बीच में जो ये पुल है, ये ट्रांजिशन है। इसे इन सभी ग्रुप को 3 से 12 को एक ही नाम दिया गया है, ट्रांजिशन ग्रुप, ठीक है? और अगर हम 13 की बात करते हैं, तो ये हमारा जो है अगर हम 13 की और 14-15 से लेके यहाँ तक बात करते हैं, पहले एलिमेंट के आधार पे बनाए गए हैं इनके नाम। इनको जो है नाम के आधार पे दे दिए, इनका जो पहला एलिमेंट है उसी के आधार पे पूरे ग्रुप का नाम दे दिया जाता है। तो जो और अगर हम 14th की बात करें तो इसमें पहला एलिमेंट कार्बन है, तो कार्बन एलिमेंट कह दिया, कार्बन ग्रुप कह दिया, 15 को हम नाइट्रोजन ग्रुप कह देंगे, 16 को ऑक्सीजन ग्रुप और 17 को फ्लोरीन ग्रुप और आखिर में 18 को तो हम जो है नोबल गैस का ग्रुप है ही हमारा। इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जो हमारा नोबल गैस का ग्रुप है इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। जीरो ग्रुप क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ भी जो है हमारा रिएक्ट नहीं करता है, इसमें जीरो टेंडेंसी होती है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो जीरो होती है। इसलिए हमारे आखिरी का जो नोबल गैस का ग्रुप है, 18th ग्रुप है, इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपसे यही पूछा जा सकता है कि 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं, 17th को क्या बोलते हैं, ठीक है ना? और 17 का एक और नाम है होलोजन ग्रुप। जो हमारा 17th ग्रुप है उसको होलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। इसको हॉलोजन ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जितनी भी ये गैसेज़ जितनी भी हमारी 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा एक टेंडेंसी होती है, बहुत ही अजीब-सी टेंडेंसी होती है कि ये हमारा जो इन सभी ग्रुप्स में जितनी भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि आप NaCl की बात कर लो, हमारा सोडियम क्लोराइड या फिर ब्रोमीन का सॉल्ट होता है, आयोडीन का सॉल्ट होता है, ये सब के सब सॉल्ट बनाने में वो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है इनके सॉल्ट बनाने की। जितने भी ये हमारे 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सब बहुत ज़्यादा सॉल्ट बनाते हैं और ग्रीक में सॉल्ट को जो है होलोजन कहते हैं। इसलिए इस ग्रुप को जो है होलोजन ग्रुप बोला गया है, ठीक है? 17 को हमारा होलोजन हो गया, ये 16th हमारा जो है ऑक्सीजन का ग्रुप हो गया। अच्छा ऑक्सीजन को भी हम एक और नाम से जानते हैं, चाल्को ग्रुप भी बोलते हैं ऑक्सीजन के ग्रुप को, चाल्को ग्रुप भी बोला जाता है। चाल्को जेन ग्रुप, ऑक्सीजन के ग्रुप को चाल्कोजेन ग्रुप भी कहा जाता है और जो हमारा नाइट्रोजन का ग्रुप होता है इसको फिकोजेन ग्रुप भी बोला जाता है। ये सभी नाम आपको याद होने जरूरी हैं। तो नाइट्रोजन ग्रुप से भी डिनोट कर देते हैं और फिकोजेन भी बोल दिया जाता है।
हमारा फिकोजेन ग्रुप हो गया 15 और हमारा चाल्कोजेन ग्रुप हो गया 18। फिर हमारा होलोजेन ग्रुप हो गया जो हम 17, ठीक है ना। जो हमारा चाल्कोजेन ग्रुप है, एक मिनट गलत बोल दिया मैंने, 16 आना है, ठीक है। चाल्कोजेन ग्रुप जो हमारा 16 हो गया, जिसको ऑक्सीजन ग्रुप भी बोलते हैं हम। फिर हमारा होलोजन ग्रुप हो गया 17, जिसको हम फ्लोरीन ग्रुप भी बोलते हैं। और जो हमारा फिकोजन ग्रुप है वो 15 हो गया, जिसको नाइट्रोजन ग्रुप भी बोलते हैं। इसको फिकोजन ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जितनी भी गैसेज हैं सबसे बहुत ही ज्यादा सफोकेशन होती है। जैसे हमारी नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन से अगर रूम में नाइट्रोजन हो रहा है तो सफोकेशन होने लग जाएगी और इंस्टेंट डेथ होने लग जाती है। नाइट्रोजन के जितने भी बाय प्रोडक्ट होते हैं नाइट्रोजन बना के, नाइट्राइट्स हो गए या फिर जितने भी हो गए, सबसे जो है हमें सफोकेशन होती है और डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। इसको फिकोजेन ग्रुप कहते हैं 15th वाले को हमारे, और हमारे 16 वाले को चाल्कोजेन ग्रुप कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गए हमने सभी ग्रुप्स के आपको नाम बता दिए जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहले का एल्कली ग्रुप, फिर एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप, ये हमारा ट्रांजिशन ग्रुप। और ये ट्रांजिशन ग्रुप है हमारा 3 से लेके 12 तक, ठीक है ना। ये सब एक ब्लॉक में भी रखा गया है, इन सबको एक ब्लॉक में भी रखा गया है। हमारे जो पहले के 2 ग्रुप हैं इनको एक ब्लॉक माना गया है, इनको दूसरा ब्लॉक, और इसको तीसरा ब्लॉक, और हमारा आखिरी की जो टेबल है इसको जो है चौथा ब्लॉक माना गया है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है हमारा, ठीक है। जो हमारा पहला है इसको एस ब्लॉक बोला जाता है, इसको एस ब्लॉक बोला जाता है, जिसमें हमारी पहले 2 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन वाला यानी कि एल्कली ग्रुप और एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप, इसको जो है हम एस ग्रुप बोला जाता है, इसको एस ग्रुप बोलते हैं। फिर हमारा जो दूसरा ट्रांजिशन ग्रुप है इसको जो है डी ग्रुप बोलते हैं हम, ठीक है ना। और जो हमारा तीसरा ग्रुप है जिसमें हमने जो है चाल्कोजेन, होलोजेन या फिर हमारे फिकोजेन जो ग्रुप्स आते हैं, यानी कि 13 से लेकर 18 तक जो हमारे ग्रुप्स आते हैं, इनको पी ग्रुप से डिनोट किया जाता है। ये सब के सब जो है पी ब्लॉक में आते हैं हमारे। जैसे कि आपके कॉलेज में आप गए, जैसे कि कॉलेज में भी होता है कि काफी सारे ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं बिल्डिंग्स को। ये जो है आर्ट्स ब्लॉक हो गया, ये जो है हमारा साइंस ब्लॉक हो गया, ये कॉमर्स ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। वैसे ही जो है इस टेबल को भी जब ये बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी तो इसको भी ब्लॉक्स दे दिए गए। जैसे कि पहला जो टेबल में पहले को एस ब्लॉक दिया, फिर डी ब्लॉक आता है हमारा, जो कि ट्रांजेक्शन ग्रुप भी बोला जाता है जिन सबको मिला के, ठीक है ना। फिर हमारा जो है डी ब्लॉक आता है जिसमें 13 से लेके 18 ग्रुप आते हैं हमारे। और जो हमारा आखिरी ब्लॉक है इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। एफ ब्लॉक जिसमें जो पहले के लाइन के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब जो है लेंथियम नाम के जो एलिमेंट से मिलते जुलते होते हैं। 57 का जो एलिमेंट है उसके जैसी सब प्रॉपर्टीज दिखाते हैं हमारे, ठीक है। ये 14 होते हैं, ये जो है इसमें जो हमारे पहली लाइन में 14 और दूसरी लाइन में भी 14 होते हैं, यानी कि 28 टोटल एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक में हमारे टोटल 28 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें पहली की लाइन में 14, दूसरी की लाइन में 14। पहले की लाइन में हमारे 58 से शुरू होता है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ठीक है। और जो दूसरी लाइन है वो हमारी थोरियम से शुरू होती है, 90 जो हमारा थोरियम होता है, फिर 91, 92, 92 हमारा यूरेनियम होता है। तो ये 14, दूसरी लाइन में भी 14 होते हैं, 28 टोटल पाए जाते हैं इस ग्रुप में हमारे, ठीक है। और इसको जो पहली लाइन होती है, क्योंकि ये सब के सब जो है हमारे लेंथियम के तरह प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, इनको लेंथेन साइट्स भी बोला जाता है। इसलिए पहली लाइन में जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको लेंथेन साइट्स भी बोला जाता है। एग्जाम में ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो हमारे ग्रुप, हमारे जो एफ ब्लॉक की पहली लाइन है उसके एलिमेंट्स किस तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उनके उस एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, तो उन्हें लेंथेन साइट्स भी बोला जाता है। और जो दूसरी लाइन के हमारे एलिमेंट्स हैं उनको उनको एक्टिव साइट्स बोला जाता है, ठीक है ना। उनको एक्टिन साइट्स बोला जाता है। एक्टिन साइट्स क्यों? क्योंकि एक्टिन जो एलिमेंट है 89 उनकी तरह प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, तो इनको एक्टिन साइट्स बोला जाता है और पहले वाले को लेंटिन साइट्स बोला जाता है। ये एफ ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है।
अब आप कहेंगे कि जैसे कि हमने जो है जब बात करी थी, सेल्स की बात करी थी, तो वो तो कम से कम ऑर्डर में तो थे, के, एल, एम, एन, कम से कम ये ऑर्डर में तो थे। इसमें ये क्या मतलब हुआ ब्लॉक्स के नाम रखने का? एक एस, एक डी, फिर पी, फिर एफ, इसका क्या लॉजिक बन रहा है? ये अजीब-अजीब से बीच में से कोई लेटर उठा के क्यों दे दिए? कुछ नहीं तो कम से कम एबीसीडी दे देते, थोड़ी आसानी तो होती है, बीच-बीच में से अजीब-अजीब से नाम क्यों दिए? लेटर्स क्यों उठा लिए गए हैं? तो ये जो है हमें सब सेल के आधार पर दिए गए हैं। जैसे कि जो KLMNO होती है हमारी, वो सेल्स कहलाती हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके चारों तरफ सेल्स होती हैं और हर सेल में एक सब सेल्स भी होती हैं। जैसे कि जो हमारी K सेल है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी सब सेल्स होती हैं, ठीक है ना? तो उन सब सेल के नाम के आधार पे ही इनके जो है ब्लॉक्स रखे गए हैं। वो सेल्स सब सेल्स कौन सी होती है हमारी? एस होती है, डी होती है, पी होती है और एफ होती हैं। ये 4 सब सेल्स होती हैं और उसी के प्रॉपर्टीज के आधार पे इनको ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो भी हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उन सब का जो आखिरी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो एस सेल में है। सब कुछ जो भी पूरा खेल हो रहा है इस पूरी टेबल में, सब कुछ जो है वैलेंसी के आधार पे ही हो रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए। जो ब्लॉक डिवाइड करे गए हैं, वो पहले तो हमारे जो ग्रुप डिवाइड करे गए हैं, वो ग्रुप डिवाइड करे गए हैं कि आखिरी की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आखिरी की वैलेंसी कितनी होगी। और जो ब्लॉक डिवाइड करे गए हैं, वो डिवाइड करेंगे आखिरी की सब सेल कौन सी है हमारी, जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सब सेल में प्रेजेंट है। अगर वो एस नामक के सब सेल में प्रेजेंट होता है तो उसको एस ब्लॉक मान लिया गया। और अगर वो डी नामक हमारे जो सेल में सब सेल में मौजूद है तो उसको डी मान लिया गया। अगर वो आखिरी का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वो डी सब सेल में प्रेजेंट है हमारा, तो उन सबको जो है डी ब्लॉक में डाल दिया गया। बहुत ही मुश्किल से ये अरेंज करा गया है। जगह जगह आपको जो गैप दिख रहे हैं वो इसी हिसाब से करे गए हैं ताकि सभी एक तरीके के एलिमेंट एक साथ आ जाएं, एक जैसे एलिमेंट एक साथ आ जाएं। अगर आखिरी में अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सेल में है, ठीक है ना, तो पी सब सेल में, सब सेल की बात हो रही है, तो उनको पी ब्लॉक मान लिया गया। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारा एफ ब्लॉक आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी आधार पे सब सेम टाइप की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। अच्छा, और एक और बात है अब जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। मेटल्स, हमारे सारे के सारे मेटल्स लेफ्ट में है। बेसिकली जो रेड रंग से हमने जो हाईलाइट करा है एरिया, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। इन मेटलॉइड्स के एक तरफ हमारे मेटल्स हैं, दूसरी तरफ हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। यानी कि हमारे राइट में नॉन मेटल्स आ रहे हैं। राइट में हमारे ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि जो मेटल्स कहाँ पे पाए जाते हैं। मेटल्स राइट में पाए जाते हैं, लेफ्ट में पाए जाते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे मेटल्स जो है हमारे जो है लेफ्ट में पाए जाते हैं, ठीक है ना, और नॉन मेटल्स राइट में पाए जाते हैं। और इन दोनों के बीच में होते हैं हमारे मेटलॉइड्स, जो कि बोथ मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। अच्छा, अगर आपको हाइड्रोजन पूछा जाए हाइड्रोजन क्या है, वैसे तो हाइड्रोजन बहुत ही अजीब सा एलिमेंट है, सबको प्रॉब्लम होती है हाइड्रोजन को रखने में, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था मेंडलीव्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें। ये उसका ड्रॉबैक भी था, हमारे मेंडलीव्स की टेबल का ड्रॉबैक भी था कि जो हाइड्रोजन को एकदम ही अलग-थलग फेंक दिया गया था। पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें भी हाइड्रोजन को एकदम ही अलग रखा गया है। आप कहेंगे कि हीलियम को भी तो अलग रखा गया है, पर हीलियम फिर भी जो है अपने ग्रुप्स में जो है बैठ रहा है, अपने ग्रुप के हिसाब से सही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। पर जो हाइड्रोजन है वो अपने ग्रुप के हिसाब से इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फिर भी उसको उन्हें मेटल्स के साथ रखा गया है। हाइड्रोजन खुद में एक नॉन मेटल है, बल्कि कभी पर कुछ कुछ मायनों में जो है मेटल की प्रॉपर्टीज भी दिखा देता है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि हाइड्रोजन जो है प्लस का आयन बनाता है हमारा। हाइड्रोजन जो है देने में बिलीव रखता है। हाइड्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है प्लस का बना देता है, क्योंकि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आखिरी की सेल में, बल्कि टोटल इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, पर ये मोस्ट ऑफ द केसेस में देना पसंद करता है, ठीक है। जब जो इलेक्ट्रॉन्स देता है वो पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, और जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं सब के सब पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, इसलिए इसको इन्हीं के साथ रखा गया है। पर ये है एक नॉन मेटल, क्योंकि सिर्फ जो ये पॉजिटिव आयन तो बनाता है, पर बाकी सभी इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब नॉन मेटल वाली, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है
यानी कि हार्डनेस या फिर जो हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होना, ठीक है? या जो शाइनिंग में होना, हार्ड मटेरियल होना, ये सारी की सारी जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हमें हाइड्रोजन में देखने को नहीं मिलती हैं। इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हाइड्रोजन को नॉन मेटल माना गया है, पर ये फिर भी जो है हमारा पॉजिटिव आयन्स बनाता है। ठीक है, तो ये सब के सब हमारे जो मेटल्स हो गए, वो हमारे नॉन मेटल्स आ गए, ये भी एक मेटल्स है हाइड्रोजन। एग्जाम में इस बस इतना ही आपसे पूछा जाता है, हमने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस पीरियोडिक टेबल को समझा दिया है। आपको बस यही सब याद करने होंगे, ठीक है, कि जो है हमारे कितने ग्रुप्स हैं, कौन से ग्रुप को क्या नाम दिया गया है और वो कौन सी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। अच्छा, एक और बात है, हमने ये तो बोल दिया कि 3 से लेके 12 के जो हमारे ग्रुप्स हैं, 3 से लेके 12 के, इनको जो है हम ट्रांजिशन ग्रुप कहते हैं। पर 3 से 12 के अलावा जितने भी ग्रुप होते हैं, भले हम पहला दूसरा ग्रुप 13 से लेके 18 तक जितने भी ग्रुप्स होते हैं, भले एस ब्लॉक की बात करें या पी ब्लॉक की बात करें, इन सभी एलिमेंट्स को हम जो है रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स भी बोला जाता है। इन सभी ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स भी बोला जाता है। ये तो हमारे ट्रांजिशन ग्रुप हो गए और बाकी सब हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हो गए। ठीक है, तो एग्जाम में बस आपको यही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ भी समझने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये डाउट हो रहा हो कि सबसेल्स क्या है, इसमें कोई डाउट हो, तो आप इतना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। सबसेल्स आपसे नहीं पूछा जाएगा जब तक आपको स्पेसिफिकली केमिस्ट्री का पेपर नहीं दे रहे हैं। अगर आप एसएससी, आप डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, इन सब के या फिर बैंक पीओ, इन सब में का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीके आ रही है, तो उसमें आपको जो है सब सेल जितने डिटेल में चीजें नहीं पूछी जाती हैं, सिर्फ सेल के बारे में पूछा जाता है। जी, हमने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो नाम दिए गए हैं ब्लॉक्स के, वो किस आधार पे दिए गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेके या फिर किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक को लेके, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।